हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। और मैं आपको जो है इसमें फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है प्रकाश शर्मा और आप लोगों का मेरे जो है न्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इसमें मैं जो है आप लोगों को जो है सीबीएसई बोर्ड की जो है पूरी की पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा। जो भी रिड्यूस करके सिलेबस दिया गया है, जितना हटा दिया गया उसको करके मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में, है ना। तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और दूसरा जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। इनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मतलब होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है इट इज ए प्रॉपर्टी। ये किसी भी जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ये जो चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है ये वाला, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने चारों ओर क्या करता है, या तो एक इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिक जो है फील्ड या फोर्स प्रोड्यूस करता है और इसका जो है एक्सपीरियंस भी करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है किसी भी मैटर का ये वो गुण होती है, वो प्रॉपर्टी होता है जो अपने चारों ओर, भाई कोई भी अगर मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है, अपने चारों ओर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसका एक्सपीरियंस अनुभव भी करता है। तो ये जो आपकी डिफिनेशन है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? एक बार फिर समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने चारों ओर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसको जो है एक्सपीरियंस भी करता है। क्योंकि भाई एक चार्ज होगा तो उसी प्रकार से दूसरे चार्ज भी होंगे, वो उनको अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यही जो है आपकी जो है प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, समझ में आ गई बात इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। देखिए, इससे पहले आप लोग 10th में पढ़ भी चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा हम डिटेल में चार्जेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जनरली सिंपल चीजें बताते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपके होते हैं पॉजिटिव चार्ज और सेकंड आपका होता है निगेटिव चार्ज। 2 टाइप्स के चार्ज पाए जाते हैं। ठीक, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है ना। तो अब मैं इसको जो है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कैसे मतलब प्रोड्यूस होते हैं, क्या होता है, कैसे पता चला कि जो है चार्ज आए कहां से, तो इसके लिए आपको कुछ जनरली हम एक्सपेरिमेंटल बातें बताने जा रहे हैं। क्या होता है, जनरली आप लोग सब लोग जानते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अक्सर क्या करते हैं, अपनी जो पेन होता है, पेन को ले जाकर के अपने हेयर से रब करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। इसी प्रकार से जब किसी भी कांच की छड़ को, जो पूरी हमारी कांच की जो स्लाइड है उसको अगर किसी उस रेशम की सिल्क की उससे रगड़ दिया जाता है, या एबोनाइट की जो रॉड होती है उसको जो हम बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं, तो क्या होता है उसकी वजह से उन दोनों में जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है कि वो अगर उन्हीं सेम सब्सटेंसेस को लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और जबकि अलग अलग दो, एक दूसरी चार्ज वाली जो है और जो एक अगली जो चार्ज हमारी सब्सटेंस है, वो चाहे बिल्ली की खाल हो या एबोनाइट के राड हो या ग्लास राड हो, तो ये सब क्या करते हैं, जब इनको अगर सेम लेकर आते हैं तो अटैक करने लगते हैं, और अगर अपोजिट लेकर आते हैं तो ये रिपेल करने लगते हैं। तो ऐसा बाद में जब प्रयोग किया गया तो बताया गया ऐसा जो है उनमें जो है चार्जेस की वजह से होता है, चार्जेस के ट्रांसफर की वजह से ये होता है। समझ में? अच्छा, वास्तव में चार्ज है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई किसी चीज को जब रगड़ते हैं, एक बात याद रखना, यहां पर ये जो चार्ज उत्पन्न होते हैं वो रगड़ने से भी उत्पन्न होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है टेम्परेचर की वजह से भी जो चार्जेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहीं की इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली हम बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्या होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम एक कांच की छड़ लिए ले रहे हैं, क्या लिए ले रहे हैं, कांच की छड़, और इधर क्या करते हैं उसको एक दूसरी छड़ से रगड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक हम इधर ले लेते हैं, ये हमारी जो है ग्लास रॉड है, क्या है, ग्लास रॉड, जिसको हमने पहले से रगड़ दिया है।
क्या कर दिया है, ग्लास रॉड को लेकर के हमने उसको रेशम सिल्क उससे रगड़ दिया। ठीक, तो जब सिल्क से रगड़ते हैं तो ये ग्लास वाली रॉड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटॉन्स की अधिकता हो जाती है और ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम किसी एवोनाइट की छड़ को लेते हैं तो वो उनको जब वूल से रगड़ा जाता है तो इसके ऊपर जो है निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब अगर एक एवोनाइट के पास में अगर हम दूसरी एवोनाइट चार्जेस वाली उसको रगड़ने के बाद में लेकर आते हैं तो ये दोनों क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी। क्या करने लगेंगी, रिपेल करने लगेंगी। लेकिन अभी इसी को ग्लास रॉड के साथ जोड़ दिया जाए तो ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगी, अट्रैक्ट करने लगती है ना। तो यही मेन इसमें बताया गया। तो यहां से एक और नई चीज निकल के आ गई कि जो सेम साइन वाले चार्जेस होते हैं, सेम साइन वाले, मतलब कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव या निगेटिव टू निगेटिव, ये दोनों जो है आपस में रिपेल करते हैं। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आ गई बात। जबकि जो अपोजिटली वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यहीं से इस बात की पुष्टि हो गई कि जो चार्जेस होते हैं कि जो सेम साइन वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो अपोजिट साइन वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जो है रिपेल करते हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की सिंपल धारणा। आप लास्ट टाइम भी पढ़ चुके, तो मैं डीपली इसमें नहीं जा सकता हूँ, है ना। तो इसलिए उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो समझ में आ गई बात होगा कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज को आप अगर लीजिए उसको थोड़ी रगड़ दीजिए तो उसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। इसीलिए देखो कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बालों के पीछे क्या करते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं अक्सर पेन से जो है रब किया करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके बाद जब अपने जो कॉपी या बुक्स होती हैं उनमें करते हैं तो उनको एक हल्के से जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अपने चिपका लेते हैं। ऐसा जो है उनमें इसी के कारण होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने की वजह से होता है। समझ में बात आ गई। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। वास्तव में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जितने नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं उन्हीं की संख्या को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह देते हैं। द नंबर, अब डिफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। वो जो है उसी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कहला देता है। मतलब कि एक जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा वाला कितने को उनसे एब्जॉर्ब कर, एक देगा दूसरा लेगा, तभी एक के पास पॉजिटिव आएगा दूसरे के पास निगेटिव आ जाता है ना। तो इसी को जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा से नोट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है कैपिटल क्यू या कुछ लोग स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू दोनों से मानते हैं ना। तो इसे जो क्या कर दिया जाता है, स्मॉल क्यू कैपिटल को दोनों पास ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कैपिटल मान ले रहा हूँ, इसको क्या कर देते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट कर दिया जाता है। ठीक, क्यू बराबर, ये वास्तव में नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से जो क्यू का फार्मूला आता है वो क्यू इक्वल टू एम आ जाता है। ठीक है ना, इन्हीं के बराबर हो जाती है जहां पर, और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। इसका जो चार्ज का जो मेजरमेंट होता है वो हमारा कूलाम होता है, जहां पे ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज, अभी आगे बताएंगे ई के बारे में कि वास्तव में है क्या, और एन, जहां पे एन की वैल्यू जो होती है 0 1 2 3 डेट एंड सो ऑन हो सकती है। ठीक है ना। तो ये जो है आपके जो है चार्जेस के बारे में बता दिया गया। ठीक, अब इसके बाद में एक ला दिया गया। जब मुल्कन जी ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया 1999 में, तो इन लोगों ने देखा कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, जो चार्जेस होते हैं इनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इससे केवल एक फॉर्म से एक सब्सटेंस से दूसरे पर केवल ट्रांसफर ही किया सकता है। तो इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट के बाद में सभी लोगों ने मिल करके जो है अपना एक नियम दिया, जिसे जो है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के नाम से जानते हैं। और वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ज्यादा डीपली नहीं घुस रहे क्योंकि हमको आगे बहुत पढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। इसमें यह बताया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक
चार्ज neither be created nor be destroyed. It can only transferred from one body to another. इसे केवल जो है ये जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस कहलाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं मतलब प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे केवल क्या था ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यही जो है इसी लॉ को हम क्या कह देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लॉ कहते हैं। समझ में बात आ गई? तो ये जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहलाता है। ठीक समझ में बात आ गई? तो ये जो है आपका ये चार्जेस कहलाते हैं। ठीक है ना? तो आइए अब बात करते हैं आगे के बारे में। ये तो बात समझ में आ गई। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है एलिमेंट्री चार्ज क्या होते हैं। देखिए प्रकृति में कई प्रकार के चार्जेस पाए जाते हैं, जिनमें आपने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जनरली जो मेन चार्ज माना गया है वो अभी तक जो है जो सबसे जो मिनिमम जो चार्ज माना गया है फंडामेंटल चार्ज। तुम तो समझ लो क्या होता है फंडामेंटल चार्ज। मतलब होता है कि यह वह छोटे से छोटा वह मिनिमम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल होता है जो किसी भी एक चार्ज जो है मैटर पर या सब्सटेंस पर हो सकता है ना। तो इसी को हम एलिमेंट्री चार्ज कह देते हैं, है ना। और इसकी जो छोटी से छोटी इकाई होती है इसे ई से डिनोट करते हैं। इसी ई को ही हम क्या कहते हैं फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज कह देते हैं, है ना, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। दैट इज द फंडामेंटल चार्ज ऑफ समझ में आ गया। इसी को फंडामेंटल चार्ज या वेव कह देते हैं। ठीक है ना। मतलब प्रकृति में जो सबसे छोटा जो चार्ज पाया जाता है, क्योंकि देखो प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोटॉन क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, हमेशा जो भी ट्रांसफर होते हैं वो केवल हमारे इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी चीज में ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए जो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मेन फंडामेंटल जो चार्ज माना गया है वो इसी इलेक्ट्रॉन को ही माना गया। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज होता है उसी को जो फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज के रूप में जाना जाता है। समझ में आगे बात की नहीं आ गई? अब अगली एक हेडिंग आती है इसके बाद में जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, और उस हेडिंग का नाम है एटॉमिसिटी ऑफ चार्जेस या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। वास्तव में ये क्या होता है इंपॉर्टेंट टाइप है क्वांटाइजेशन या एटॉमिसिटी ऑफ चार्जेस। एटॉमिसिटी ऑफ चार्जेस ये क्या होता है? देखिए तो इसका मतलब ये होता है जिसको आवेश की प्रवणता या क्वांटाइजेशन कह सकते हैं इंग्लिश में। तो अब बात करते हैं कि ये क्या होती है, क्योंकि ज्यादा नहीं बताएंगे। देखो इसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि किसी भी जो मैटर होता सब्सटेंस होता है उस पर जो प्रोड्यूस होने वाला जो चार्जेस होते हैं वो सदैव फंडामेंटल जो चार्ज होते हैं, जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है एलिमेंट्री चार्ज है उसके केवल इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही संभव हो सकता है। किसी रेशनलाइज नंबर 2.3e या 5.6e या 2/3 इस रूप में वो कभी भी संभव नॉट पॉसिबल है ना, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ में आई बात की नहीं आ गई? मतलब कि यही जो है इसमें बताया गया था, जहां पे इसके लिए प्लस माइनस दोनों हो सकती है। तो इसी को जो है एटॉमिसिटी या क्वांटाइजेशन आप चार्ज कह सकते हैं कि मतलब कि आवेशों कोई किसी भी जो वस्तु होती है ऑब्जेक्ट होती है उस पे जो प्रोड्यूस होने वाला जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के जो फंडामेंटल जो चार्जेस होता है, जो फंडामेंटल चार्ज होता है इसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही संभव हो सकता है। वह जो n की वैल्यू होती है वह n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक हो सकता है ना। मतलब वो जो हो क्या होगा इसके केवल जो है इसी के मल्टीपल के रूप में संभव हो सकता है। मतलब इस यहां से अगर वैल्यू रखेंगे तो +-1e
2e प्लस माइनस 3, इसी रूप में वो संभव है, इस नीचे वाले रूप में किसी भी रूप में संभव नहीं किया है। ऐसा नहीं होता कि कहीं आप किसी को रगड़ो, मान लो कि आप कांच या सिल्क को रगड़, तो ऐसा नहीं हुआ कि सिल्क के 2/3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो एक जो है परफेक्ट नंबर, एक नेचुरल नंबर या इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ना। तो ये जो है आपकी क्वांटाइजेशन या एटॉमिसिटी आप चार्जेस इसी को कह देते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसी को जिसका एटॉमिसिटी ऑफ चार्जेस या जो है हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कह देते हैं। समझ में बात आ गई? और इसको Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है आपकी, उस हेडिंग का नाम है, देखिए अब जो चार्जेस की खोज हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए, तो फिर देखा गया कि जैसे जैसे चार्जेस को हम लेकर आते हैं तो ये जो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, जो अपोनेंट वाले चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज वाले होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल कितनी ज्यादा, कोई भी चार्ज कितनी ज्यादा तेजी के साथ रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा कोई भी टू चार्जेस, उनके ऊपर मतलब एक दूसरे किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, है ना। इस बल की जो है गणना के लिए जो है एक हमारे फिजिसाइट आए जिनका नाम था कूलाम जी, उन्होंने क्या किया, इन लोगों के लिए जो है एक नियम दिया कि कोई भी जो टू चार्जेस होते हैं अगर अपनी से कुछ थोड़ी दूर पर रखे हुए हैं तो अगर उनकी एक कैलकुलेशन उन्होंने बनाया और एक नियम दिया जिसको जो कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा अगर कोई भी अगर टू चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो है हम चार्जेस की जो है लगने वाले फोर्स की जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोर्स की कैलकुलेशन की जा सकती है, ठीक है ना। ये जो है इन्हीं की मिलता, कोई भी टू चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो है कितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसकी गणना जो है कूलाम जी ने अपने नियम में दी थी। तो अब बात करते हैं, आखिर आप समझ में आ गई बात कि आखिर जो है कूलाम ने किस लिए ये नियम दिया था। कूलाम जी ने नियम इसलिए दिया था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट लोग ये जानना चाहते थे आखिर ये वाला चार्ज इसको कितनी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा अकॉर्डिंग टू साइन। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? तो इन्हीं के एक्सपेरिमेंटल के फलस्वरूप उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और उसके बाद में अपना जो है नियम दिया, और उसी नियम को जो हम क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है, कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए राइट नहीं करा रहा हूं, समझा रहा हूं। इन्होंने अपने उसमें ये बताया था कि कोई भी अगर टू जो है स्टेशनरी जो चार्जेस होते हैं, किन्हीं भी टू स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में जो लगेगा, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, इनकी समझ लो डेफिनेशन है, नियम बताए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलॉम्स लॉ, कि किन्हीं भी टू स्टेशनरी ये चार्ज स्थिर हैं, रखे हुए हैं, किन्हीं भी टू स्टेशनरी चार्जेस के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स होता है वो इन दोनों के जो है प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं। आप देखो कोई डेफिनेशन बुक से लर्न करना, कोई मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आप सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, केवल आपको पता होना चाहिए कि आप डेफिनेशन कैसे राइट कर सकते हो। तो इन्होंने ये बताया था कि किन्हीं भी टू स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो किसी मीडियम में रखे हो या एयर वैक्यूम कहीं किसी फ्री स्टेट में रखे हो, तो उनके भी जो लगने वाला जो चार्ज होता है वो उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट के, तथा उनके बीच की डिस्टेंस, ये जो उनकी बीच की डिस्टेंस होती है इसके स्क्वायर के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। और इसकी जो दिशा होती है, फोर्स की जो दिशा होती है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, मतलब इसी के एलान होगी, या तो इस तरफ जाएगी और या तो फिर जो है इस तरफ आएगी अकॉर्डिंग टू। और जनरली जो फोर्स की जो डिफिनेशन होती है सदैव पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ जाती है, इधर की ओर जाती है पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर। मतलब अगर कोई इधर एक प्लस चार्ज है तो इधर एक माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो इधर से इधर की ओर जाएगी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? क्योंकि लाइन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के बीच में ही आती है। तो यही इन्होंने नियम दिया था कि किन्हीं भी टू स्टेशनरी चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स होता है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तथा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है।
तथा इनकी जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे क्या होती है, अलॉन्ग होती है या अनुदिश होती है। समझ में आगे बात नहीं आ गई। अब क्या कर देते हैं, जब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये बात तो सब लोग जानते हैं कि जब भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो साइन होता है इसको हटाते तो यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट क्या जुड़ जाता है, के जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, के जुड़ जाता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जुड़ जाता है ना। जहां पे इसको क्या सकते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है ना। वो क्या होते हैं, जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, अब इस साइन को जब हटाते हैं, प्रयोगों द्वारा देखा गया, पाया गया जहां से के की वैल्यू जो आई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो 1/4 पाई एप्सिलॉन आई। कितनी आई, 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन आई। ठीक है ना। अगर मीडियम में रखा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे, अगर फ्री स्पेस में होता तो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रख दिया जाता है, जहां पर के की वैल्यू इतनी हो जाती है। ठीक, तो उसके हमने इस वैल्यू को उठा करके इसमें रख देते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा कूलम्ब्स लॉ आते हैं उसकी वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये एक्सपेरिमेंटल द्वारा पाया गया बाई एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसकी वैल्यू फिक्स होती है बाई एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो इस कंडीशन में उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। मतलब इतना जो है फोर्स उनके बीच में कार्य करता है। यदि हम मान लें जो है जहां पे ये एप्सिलॉन क्या है, उस दिए गए मीडियम या माध्यम की क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, अभी कंडक्टिविटी के बारे में आगे बताऊंगा कि कंडक्टिविटी होता क्या है। जहां पे इसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट के होती है, स्मॉल के है ये, जहां पे के क्या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और यदि हम, ये तो हो गया पहला नियम। देखिए सब लोग जल्दी क्या कर देते हैं, जनरली यही लगा के यहीं पे डायरेक्ट होना, तो वो गलत होता है, क्योंकि मीडियम हमें नहीं पता होता। हमने माना कि वो किसी मीडियम में रखा होता है, क्योंकि जब उन्होंने क्या था, देखो ला जो बनता है वो सभी के लिए एक समान बनता है, उसके बाद उसमें अपने अकॉर्डिंग वैल्यू रख करके कई सारे जो है सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ला जो होता है वो सबके लिए एक समान होता है। मेन ला आपका ये है कि जो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहां पे उसकी वैल्यू ये उसकी जो कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है ना। यदि हम मान लें इफ जो मीडियम हमारा हो, यदि मीडियम हमारा क्या हो जाए, एयर हो जाए, एयर हो जाए या फ्री स्पेस हो जाए, वैक्यूम या फ्री स्पेस हो जाए, तो उस कंडीशन में वहां के लिए जो के के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखियो एयर के लिए उसकी वैल्यू 1.008 समथिंग होती है, तो जिसको जो हम 1 मान सकते हैं, तो उस कंडीशन में इनके लिए जो लगने वाला फोर्स होता है उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। दैट इज द लॉ ऑफ कूलम्ब। इसी को कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। डायरेक्शन यहाँ से निकालते तो इस फार्मूले में रख करके हम कहीं पर भी जो है कूलम्ब्स लॉ के बारे में पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। यही जो है कूलम्ब्स का लॉ कहलाता है। समझ में आगे बात नहीं आ गई। जहां एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो उस मीडियम की कंडक्टिविटी कहला देती है। क्या कहला देती है, कंडक्टिविटी कहला देती है। ठीक, समझ में आगे बात नहीं आ गई। तो इसी को जो उस मीडियम का जो है हम कंडक्टिविटी कह देते हैं, उसको जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, सभी के लिए अलग होती है। जैसे कि एयर के लिए 1.008 होती है, फ्री स्पेस के लिए 1 मानी जाती है, वैक्यूम के लिए 1 मानी जाती है, और वाटर के लिए 80 मानी जाती है। तो इस तरह से सभी आगे भी बताएंगे। तो समझ में आगे बात नहीं आ गई। तो ये होता है आपकी जो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए अब परमिटिविटी के बारे में बात करते हैं कि वास्तव में परमिटिविटी, सबसे पहले बात करेंगे परमिटिविटी वास्तव में होती क्या है। परमिटिविटी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक,
परमिटिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। परमिटिविटी वास्तव में क्या होती है? देखिए, तो परमिटिविटी वास्तव में एक ऐसी एबिलिटी है जो ये बताती है कि कोई भी चार्ज जो है किसी दूसरे के ऊपर कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वो परमिटिविटी की डिफिनेशन कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं आ गई? तो ये एक बात ये हमेशा याद रखना कि परमिटिविटी के कोई मतलब तो नहीं, लेकिन बताए दे रहे हैं कि आप लोग जान लो कि परमिटिविटी वास्तव में होती क्या है। परमिटिविटी जो होती है इन्हीं भी चार्जेस के बीच लगने वाली वो एबिलिटी या गुण होती है कि कोई भी चार्ज जो है, जो टू चार्जेस थ्री चार्ज रखे हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे को कितने फोर्स से जो है अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। उस एबिलिटी, उस गुण को कहा जाता है जिसकी वजह से उसको धक्का देंगे या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो उसी प्रॉपर्टी या एबिलिटी को हम परमिटिविटी कहते हैं किसी भी मीडियम की। यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं कि वो मीडियम हमारा जो है एयर, किसी भी मीडियम में कोई भी जो चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को किस इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, उसी एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। क्या कह देते हैं? परमिटिविटी कह देते हैं। ठीक, अब यहीं से हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी को हम या इसी को जो है हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देते हैं। अब ये होता क्या है, इसको जो है एप्सिलॉन आर ऐसे छोटा सा या इसी को स्मॉल के से डिनोट कर दिया जाता है। तो ये वास्तव में क्या होता है? ये जो होता है जब हम कूलम्ब्स के लॉ में मीडियम वाले और स्पेस वाले दोनों का रेशियो से डिवाइड करा देते हैं, तो हमें जो है उस मीडियम का जो क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी प्राप्त हो जाती है। और ये होती क्या है, उसे को सॉल्व करते तो वहां से ये निकलता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये होता है इसका, क्योंकि कांस्टेंट ना तो इसकी कोई डायमेंशन भी ना कोई मात्रा। तो इससे क्या इसका मिला? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है कि किसी भी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो फ्री स्पेस के रिलेटिव परमिटिविटी तथा उस मीडियम की परमिटिविटी के रेशियो के इक्वल होती है। यही इसमें बताया गया कि मतलब कि वैक्यूम या फ्री स्पेस के रिलेटिव किसी मीडियम की परमिटिविटी को ही उसकी हम रिलेटिव परमिटिविटी कह देते हैं। ये उस मीडियम की परमिटिविटी है और ये फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो इससे रिलेटिव किसी भी निर्वात या एयर, वैक्यूम या एयर के सापेक्ष रिलेटिव किसी माध्यम की परमिटिविटी को ही हम उसकी जो है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस माध्यम का परावर्तनांक कह देते हैं। मतलब निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम की वैद्युशीलता, इसको परमिटिविटी को हिंदी में वैद्युशीलता कहते हैं। परमिटिविटी को ही उसकी हम रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्ष विद्युशीलता या जो है परावर्तनांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दिया जाता है। समझ में आगे बात की नहीं आगे? जहां पर वह एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होती है? जहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती है? 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक, समझ में आगे बात नहीं आ रही? ये जो है इसकी वैल्यू आ जाती है कूलम्ब स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो है इसका मान आ जाता है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो ये बात आई कहाँ? तो मैंने कहा था कि वही पूरी कूलम्ब के लॉ में जो डिवाइड करा दे तो वही से हमको ये मान मिल जाता है। ठीक है ना? और कूलम्ब के लॉ में एक चीज मैं ये बताना भूल गया था कि जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आता, याद रखिएगा 1/4 नॉट, ना कि 1/4 एप्सिलॉन। जब हम वहां पे कूलम्ब से निकालते हैं तो एक 1/4 साइन नॉट जो आता है इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है। तो वहां पर जो इसकी वैल्यू होती है इसको प्रयोगों द्वारा निकाला गया तो बताया गया कि जो 1/4 वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 जो है 9 इंटू 10 की पावर 9 जो है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर स्क्वायर की दूरी होती है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये जो है इसकी वैल्यू होती है, जहां 1/4 एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ये इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली याद रखना 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। तो समझ में आ गई बात आप लोगों को? यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया? तो मैंने आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया,
कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उनमें से पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बता दिया, पंक्चुअलिटी बता दिया, कूलम्ब्स लॉ बता दिया कि अगर कोई भी टू स्टेशनरी चार्ज रखे हुए हैं तो वो आपस में एक दूसरे को किस तरह से रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों का मेरा ये आज का वीडियो पसंद आएगा, तो इसको जो है आप जितनी जल्दी हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखिए मेरा मेन एम यही है कि आप लोग जितनी जल्दी इसको लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, 1 के पहुंचा देंगे, उतनी जल्दी हम आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लासेस और बेहतर जो है ला पाएंगे। जय हिंद।